नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य कक्षा 12 के सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आने वाले कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कवि परिचय से 3 अंक का प्रश्न आएगा और हमारा यह प्रयास रहेगा कि उन 3 अंकों में से एक भी अंक हमारा न कटे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के हालावाद के प्रवर्तक और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनकी कविताएं सीधे हृदय को छूती है क्योंकि उनमें सरलता और स्वाभाविकता है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। बायरन एक पाश्चात्य कवि रहे हैं और इन्हें इनकी शैली के कारण हिंदी का बायरन कहा जाता है। अब हम इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी कवि W.B. यीट्स पर शोध अर्थात पीएचडी की थी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। इनका 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हुआ था। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं तो बच्चन जी की रचनाओं में प्रेम, वेदना, संघर्ष का अद्भुत मिश्रण मिलता है। इनके जो काव्य संग्रह हैं उनमें इनका पहला काव्य संग्रह है तेरा हार है तथा इनका अंतिम काव्य संग्रह है जाल समेटा है। चलिए हम इनके काव्य संग्रह को याद करते हैं। इनका पहला काव्य संग्रह है तेरा हार, उसके बाद है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, दो चट्टाने और जाल समेटा। दो चट्टाने पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बार वापस बोलते हैं हम। इनकी काव्य रचनाएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, दो चट्टाने और जाल समेटा। जाल समेटा इनका अंतिम काव्य संग्रह है। इनकी आत्मकथा हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली आत्मकथाओं में इनकी आत्मकथा को गिना जाता है। इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं पर इन्हें सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। इनके साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये हालावाद के प्रवर्तक रहे हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में मदिरा, साकी और प्याला के प्रतीकों के माध्यम से जीवन के दर्शन को समझाया है। उनके लिए मधुशाला केवल शराब खाना नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ढंग है। इनकी कविताओं में इनके निजी जीवन के सुख दुख और संघर्ष झलकते हैं, जिससे पाठक स्वयं को जोड़ पाता है। इनकी भाषा शैली देखते हैं हम, तो इनकी भाषा अत्यंत ही सरल, सहज और प्रवाहमयी है। इन्होंने आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू और लोक भाषा के शब्दों का सुंदर तालमेल है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमें ध्यान रखना है कि इन्हें कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दो चट्टानों के लिए,
पद्म भूषण मिला है इन्हें। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। ये इनकी मधुशाला से संकलित कुछ पंक्तियां हैं। इनके निबंध संग्रह रहे हैं नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ। नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ इनके निबंध संग्रह हैं, जबकि प्रवासी की डायरी इनकी डायरी शैली में लिखी गई कृति हैं। अब हम हमारे अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा समकालीन हिंदी कविता के उन प्रमुख हस्ताक्षरों में से हैं जिन्होंने बहुत कम लिखकर भी साहित्य जगत में अपनी एक अमिट पहचान बनाई है। 70 के दशक में इनकी कविताओं ने पाठकों के बीच जबरदस्त हलचल पैदा कर दी थी। हमें ध्यान रखना है कि आलोक धनवा समकालीन हिंदी कविता के कवि रहे हैं। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार है कि इनका जन्म 2 जुलाई 1948 को मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी सांस्कृतिक सक्रियता आलोक धनवा केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक सक्रिय सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। इन्होंने पटना के जन संस्कृति मंच पर और कई अन्य सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया है। वर्तमान में वे बिहार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। प्रमुख इनकी रचनाएं। आलोक धनवा की रचनाओं की संख्या बहुत कम है, लेकिन उनकी गणना अत्यंत ही उच्च है। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। हमें याद रखना है कि इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जैसे जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और पतंग हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर मानी जाती है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं के भी हमें नाम याद होने चाहिए। जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और पतंग, जबकि इनका एकमात्र काव्य संकलन है दुनिया रोज बनती है। इनकी कविताओं के अनुवाद कई भाषाओं और विदेशी भाषाओं में हुए हैं और इससे इनकी लोकप्रियता का पता चलता है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखिए कि इनकी कविताओं के केंद्र में अक्सर समाज का शोषित वर्ग, बच्चे और स्त्रियां होती हैं। वे जीवन के छोटे छोटे दृश्यों को भी एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक अर्थ दे देते हैं। संवेदना और विद्रोह है। इनकी कविताओं में एक तरफ गहरी मानवीय संवेदना है तो दूसरी तरफ व्यवस्था के प्रति तीखा विद्रोह है और आक्रोश भी झलकता है। बिंब योजना। आलोक धनवा बिंबों के उस्ताद माने जाते हैं। उदाहरण के लिए उनकी कविता पतंग में उन्होंने बच्चों की उमंग और शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का इतना सजीव वर्णन किया है कि दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। इनकी भाषा शैली देखते हैं तो इनकी भाषा शैली सहज, बोधगम्य और प्रवाहमयी है। इनकी भाषा शैली सहज, बोधगम्य और प्रवाहमयी है। वे जटिल मुहावरों की जगह सरल शब्दों से गहरी चोट करने की कला जानते हैं। उनकी शैली में एक खास तरह की लय और संगीत है जो पाठकों को बांधे रखती हैं। इनके सम्मान और पुरस्कार देखते हैं। इन्हें राहुल संकृत्यायन सम्मान मिला है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहाँ देखिए कितने सुंदर बिंब का प्रयोग किया गया है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यह इनकी प्रसिद्ध कविता पतंग से कुछ पंक्तियाँ थीं। अब हम हमारे तीसरे कवि की ओर बढ़ते हैं तो कुंवर नारायण नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर हैं और साथ ही ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि तार सप्तक अज्ञेय द्वारा संपादित 7 कवियों की कविताओं का संकलन रहा है। इन्होंने कुल 4 तार सप्तकों का संपादन किया है। तो कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। इनके 4 तार सप्तकों में से सबसे पहला सप्तक, जिसे तार सप्तक कहा गया, 1943 में आया था। दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 ईस्वी में आया था। तो कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि रहे हैं। तो कुंवर नारायण जी का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य में अत्यंत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वे अपनी बौद्धिकता,
दार्शनिकता और संयमित लेखक के लिए विख्यात हैं। यहाँ हम उनका कुछ संक्षिप्त में साहित्यिक परिचय देखेंगे। इनका जीवन परिचय है। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा, इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। भ्रमण, उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं के में वैश्विक दृष्टिकोण के रूप में दिखता है। इनका निधन 15 नवंबर 2017 को। कुंवर नारायणन की प्रमुख रचनाएं, तो कुंवर नारायण ने कविता के अलावा कहानी, समीक्षा और सिनेमा जैसे विषयों पर भी कलम चलाई है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हम साथ में ही याद करेंगे। चक्रव्यूह इनका पहला काव्य संग्रह है। चक्रव्यूह इनका पहला काव्य संग्रह है। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। कोई दूसरा नहीं पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के अतिरिक्त 21 और भाषाओं में प्रति वर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह साहित्य जगत का एक बहुप्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। प्रबंध काव्य, इन्होंने 2 प्रबंध काव्य भी लिखे हैं जो कि खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। प्रबंध काव्य वे होते हैं जिसमें कथा सूत्र में बंधी रहती है। इनके प्रबंध काव्य हैं आत्मजयी। ये एक कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित हैं और यह इनकी कालजयी रचना मानी जाती है। इसके अलावा इनकी अन्य हैं वाजश्रवा के बहाने। तो हम इनके काव्य संग्रह दोबारा देखेंगे। चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। और इनके 2 प्रबंध काव्य हैं आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने। इनके कहानी संग्रह हैं आकारों के आसपास। इनकी समीक्षा है आज और आज से पहले। इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं हम देखेंगे कि मानवीय सारोकार, इनकी कविताओं में जटिल आधुनिक जीवन का द्वंद्व और मानवीय संवेदनाएं गहराई से जुड़ी हैं। इतिहास और मिथक का प्रयोग, वे इतिहास और पौराणिक कथाओं जैसे नचिकेता को उठाकर उन्हें आज के संदर्भ में व्याख्यायित करते हैं। बौद्धिकता, इनकी कविताओं में भावुकता से अधिक बौद्धिकता और तर्क की प्रधानता है। तटस्थता, कुंवर नारायण की कविता में किसी खास राजनीतिक विचारधारा का दबाव नहीं दिखता है। इनकी जो भाषा है वह परिमार्जित, संयत और साफ सुथरी है। वे बिना किसी शब्द आडंबर के अपनी बात कहने में माहिर हैं। उनकी शैली में खास तरह का धीमापन और गहराई है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं। इनके साहित्य सम्मान हम देखते, सम्मान और पुरस्कार, इन्हें साहित्य जगत के लगभग सभी बड़े पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहले जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में हिंदी साहित्य का यह सर्वोच्च सम्मान है और 2005 में इनके संपूर्ण साहित्य पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 तक ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसी रचना विशेष के लिए दिया जाता था, परंतु 1980 के बाद से ही संपूर्ण साहित्य यानी कि कवि के संपूर्ण कृतित्व पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा था। तो इन्हें 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन्हें कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें व्यास सम्मान मिला है। इन्हें पद्म भूषण मिला है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। उनकी प्रसिद्ध कविता कविता के बहाने से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। हमारे अगले कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय भी समकालीन हिंदी कविता के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कवि हैं। ये दूसरा सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक थे। अभी हम पढ़कर आए हैं कि कुंवर नारायण तीसरा सप्तक के कवि रहे हैं, तो रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि रहे हैं। और हमने अभी देखा है कि दूसरा सप्तक का जो समय रहा है यह 1951 ईस्वी रहा है। इसके भी संपादक अज्ञेय रहे हैं। तो इनकी कविताओं में मध्यम वर्ग का जीवन, राजनीति का विद्रूप चेहरा और सामान्य मनुष्य की पीड़ा बहुत ही साफ गोई से दिखती हैं। रघुवीर सहाय का जीवन परिचय। इनका जन्म
9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी हमने जितने भी कवि पढ़े हैं उनमें हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय तीनों ने ही अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। पत्रकारिता का प्रभाव, तो रघुवीर सहाय जी कवि के रूप में उनकी पत्रकारिता से गहराई से जुड़ा था। उन्होंने प्रतीक, कल्पना और दिनमान जैसी पत्रिकाओं में कार्य किया था। वे लंबे समय तक दिनमान के संपादक रहे। यही कारण है कि उनकी कविताओं में खबरों जैसी तटस्थता और तीखापन मिलता है। अब हम इनके प्रमुख काव्य संग्रह देखेंगे। इनका सबसे पहले तो दूसरे सप्तक में 1951 में इनकी कविताएं संकलित रही थी और पहली बार इनकी कविताएं प्रमुखता से अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में ही आई थी। इनका काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में। यह इनका पहला स्वतंत्र संग्रह है। आप मेरे साथ ही याद करेंगे, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। दोबारा बोले, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। लोग भूल गए पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रघुवीर सहाय मूलतः एक कवि और पत्रकार थे। उनका गद्य भी उतना ही सशक्त और तार्किक आधुनिक है। उनके गद्य में पत्रकारिता की साफ गोई, एक सजग नागरिक की चिंता साफ दिखाई देती है। इनके कहानी संग्रह हम देखेंगे कि इनके 2 कहानी संग्रह है। रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं। रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश इनके प्रसिद्ध निबंधों का संग्रह है, जिसमें शहर और सत्ता के बीच के संबंधों को दिखाया गया है। इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं कि आम आदमी की आवाज़ इनकी कविताओं में समाज के शोषित और उपेक्षित वर्ग की बात करती है। राजनीतिक चेतना, वे लोकतंत्र की कमियों और सत्ता के अहंकार पर सीधा प्रहार करते हैं। नई भाषा, राजनीतिक चेतना, वे लोकतंत्र की कमियों और सत्ता के अहंकार पर सीधा प्रहार करते थे। उनकी प्रसिद्ध कविता अधिनायक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन्होंने अलंकृत भाषा के बजाय बोलचाल की साधारण भाषा का प्रयोग किया। इनकी कविताओं में एक अजीब सी उदासी और तनाव महसूस होता है। कैमरे में बंद अपाहिज इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जो मीडिया की संवेदनहीनता को उजागर करती है। इन्हें 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लोग भूल गए के लिए। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में इनका निधन हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चलना गाता है। अन्य जो भी कवि हैं उनके विषय में हम उनका साहित्यिक परिचय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इन 4 कवियों के विषय में आपको इसके अतिरिक्त और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद।